स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो सांद्रता सेल, जिसमें हम दोनों प्रकार पढ़ चुके हैं, जिसमें अभिगमन रहित और अभिगमन युक्त सांद्रता सेल के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि सांद्रता सेल के अनुप्रयोग क्या क्या हैं, क्या क्या उसके यूजेस हैं। तो पहला है, सांद्रता सेल के अनुप्रयोग क्या होता है? आयन की संयुक्ता ज्ञात करना, डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसी ऑफ आयन। ठीक है, तो सांद्रता सेल की सहायता से हम कोई भी आयन है उसकी संयुक्ता का निर्धारण कर सकते हैं। जनरली जो एक सांद्रता सेल का एक साधारण रूप से सिंपल समीकरण के रूप में हम इस तरह से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या होता है ये? E इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन log C2 अपॉन C1। तो यहाँ पे C1 और C2 तो क्या है? सांद्रता है, दोनों विलयन की सांद्रता है। E क्या है? उस सेल का विभव है। और N क्या है? यहाँ पर उनकी संयुक्ता है। ठीक है, तो ये अगर हमें C1, C2 और E पता हो तो हम N का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हो गया? जैसे ये कोई एक सेल दिया हुआ है Hg, ये आपका मर्क्यूरस नाइट्रेट, इसकी सांद्रता दे रखी है ये C2 है, और ये मर्क्यूरस नाइट्रेट इसकी सांद्रता दे रखी है C1 मान लेते हैं, और ये Hg है। और तो इस सेल के लिए N का मान क्या हो जाएगा? N आपका यहाँ आ गया और ये E इधर आ गया। ठीक है, तो 0.0591 और इसका मान कितना दे रखा है? ये दे रखा है 0.029 log 0.5 अपॉन 0.5। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा आपका? 50 आ जाएगा। 50 5 1 जा 5 और 5 10 50 हो गया। तो ये ले देखिए जो कैंसिल हो गया हमारा क्या बना? log बेस 10 बन गया। और हमें पता है log बेस 10 का मान कितना होता है? log बेस 10 जो होता है वो ये आपका log बेस 10 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है ना। तो ये जो मान है, ये पूरा मान ये किसके इक्वल हो गया? ये 1 के इक्वल हो गया। तो बचा क्या? ये बचा आपका 0.0591 अपॉन 0.029। तो ये आप इसको कट करो तो लगभग कितना आता है आपका? 2 मान आ जाता है। तो इसकी सहायता से अपने आयनों की संयुक्ता का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा है कि आपका अल्प विलेय लवणों की विलेयता का निर्धारण। अल्प विलेय लवण क्या होते हैं? जो बहुत कम गुलेय विलयन के अंदर घुलते हैं। ठीक है, तो सांद्रता सेल के EMF के मानों से विलयन की आयनिक सांद्रता को हम ज्ञात कर सकते हैं। अल्प विलेय लवणों में हम ये मानते हैं कि जो संतृप्त विलयन है, संतृप्त विलयन में भी जो लवण है वो क्या होता है? पूर्णतः आयनित अवस्था में। ये माना जाता है कि जो उनका सेचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें जो लवण होगा वो क्या होता है? आयनित अवस्था के अंदर है। अतः किसी अल्प विलेयशील लवण के संतृप्त विलयन की आयनिक सांद्रता, जो भी उसकी आयनिक सांद्रता है, उसी को हम क्या मान लेते हैं? विलेयता मान लेते हैं। मान लेते हैं हमें AgCl की विलेयता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके लिए हम ये निम्न सेल जो है वो हम क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। AgNO3, इसकी जो है आपकी 1/n, n का मतलब 1/100 है, और ये आपके हैं AgCl, ये संतृप्त विलयन है। ठीक है, और Ag है। ठीक है, हमें इसकी क्या है? विलेयता ज्ञात करनी है। ये आपका C1 है और ये आपका C2 है। ये बीच में हमने क्या बना दिया? लवण सेतु बना दिया। ठीक है, लवण सेतु के लिए हम 2 लाइनें लगाते हैं, तो 2 लाइनें भी आप इसमें लगा सकते हो। तो अब देखिए इसके अंदर क्या कहता है कि 25 डिग्री पर इसका मान जो पहले हम पढ़ा था ऊपर वही सेम, E इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन log बेस 10 C2 अपॉन C1। तो यहाँ पे n क्या है? Ag है। Ag में आपकी इसकी संयुक्ता कितनी होती है? +1 होती है। तो n का मान कितना हो गया आपका? 1 हो गया। ठीक है, तो n इक्वल टू सिल्वर की संयुक्ता 1 हो गई। C2 किसकी है? आपके AgNO3 की है। ये आपको गिवन है कितनी? n/100। n/100 का मतलब हो गया, n/100 का मतलब कितना हुआ? 1/100, या इसको अपने 0.01 लिख सकते हैं। ठीक है, n/100 का मतलब ये हो गया कि 1/100। ठीक है, तो इसको आप 0.01 लिख सकते हैं। ये रही। अतः आपको अगर E का पता हो, ये E का पता हो, तो आप क्या ज्ञात कर सकते हैं? C1 की सांद्रता को ज्ञात। C1 सिल्वर आयनों की सांद्रता को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसकी हम ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि हमें ये ध्यान में रखना है कि Ag प्लस व Cl की सांद्रता समान है, क्योंकि आयन दोनों पे, एक पे +1 है, दूसरे पे -1 है। अतः AgCl के विलेयता गुणनफल को अपने इससे ज्ञात कर सकते हैं। विलेयता गुणनफल, जैसे कि हमें पता है कि एक संयोजी के लिए है आपका जो विलेयता गुणनफल होता है, विलेयता गुणनफल आपको पता होना चाहिए कि हम
कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो, मैं आपको इसमें यहाँ पर बुक में समझा रहा हूँ कि इसकी विलेयता गुणनफल आप हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे आपको दिया ये AgCl दे दिया, AgCl तो टूट गया किसमें, Ag प्लस प्लस Cl माइनस में। मान लेते हैं इसकी विलेयता S है और इसकी विलेयता भी आपकी क्या है, S है। तो KSP यानी कि आपका विलेयता गुणनफल ये इसके इक्वल होता है Ag प्लस की सांद्रता और Cl माइनस की सांद्रता के गुणनफल के बराबर। तो इसका भी S और इसका भी क्या हो गया, S। तो KSP कितना हो गया, SP का मतलब सोलिबिलिटी प्रोडक्ट हो गया। ये आपका क्या है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट है। तो KSP इजिकल टू क्या हुआ, S स्क्वायर हो गया, और यहां से S इजिकल टू क्या हो गया, अंडर रूट KSP। तो इस सूत्र की सहायता से, क्योंकि हमने पहले क्या निकाला है, Ag प्लस की विलेयता निकाल ली, ठीक है। जितनी Ag प्लस की विलेयता थी उतनी ही क्या है, Cl माइनस की विलेयता है। यहां से हमने क्या निकालना है, हमें तो निकालना किसकी है, AgCl की विलेयता निकालनी। तो AgCl की विलेयता इस सूत्र की सहायता से हम निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। तो आपको इसकी पता है, इसकी पता है, यहां से KSP कर लीजिए और इसका अंडर रूट कर लेंगे तो इसकी विलेयता आप निकाल सकते हो। तो यही इसके अंदर सारा कुछ बताया हुआ है। S इजिकल टू अंडर रूट KSP होती है। अतः विलेयता गुणनफल से AgCl की मोल प्रति लीटर विलेयता ज्ञात कर सकते हैं, जिसके इसके अणुभार कितना है, 143, किसका, AgCl का। 143.5 से गुणा करके ग्राम प्रति लीटर में हम इसकी विलेयता को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, अल्पविलेयशील लवणों की विलेयता आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण आपका एप्लीकेशन है वो है कौन सा, संक्रमण ताप। तीसरा एप्लीकेशन कौन सा है इसका, संक्रमण ताप है, ठीक है। किसका निर्धारण कर सकते हैं हम, संक्रमण ताप का निर्धारण कर सकते हैं। देखिए संक्रमण ताप कैसे निर्धारित करेंगे। यदि दो भिन्न भिन्न अपरूप, जैसे कार्बन के दो अपरूप होंगे, धातुओं के भी दो अपरूप होते हैं। धातुओं के इलेक्ट्रोड में एक सांद्रता सेल बना लो, दोनों इलेक्ट्रोड ले लो और इसका एक सांद्रता सेल बना ले। माना एक श्वेत और एक स्लेटी टिन दो अपरूप है कि दो इलेक्ट्रोड को अमोनियम स्टेनिक्लोराइड विलयन में डुबो दिया हमने। तो इस सेल का कुछ विभव होगा, क्योंकि सेल बना है तो विभव होगा। तो सेल के ताप को परिवर्तित करते हुए हम सेल के विभव को ज्ञात करते जाएंगे, ताप में परिवर्तन करते जाएंगे और उसको ज्ञात करते जाएंगे। लेकिन एक संक्रमण ताप आप जानते हो किसको कहते हैं, वह ताप जिस पर एक अपरूप दूसरे अपरूप में परिवर्तित हो जाता है तथा दोनों रूप एक दूसरे के साम्य में आ जाते हैं, ठीक है। तो संक्रमण ताप पर क्या होगा, टिन के दोनों रूप एक दूसरे में साम्य पर आ जाएंगे और सेल का विभव क्या हो जाएगा, साम्य पर जो सेल का विभव होता है वह शून्य हो जाता है। अतः जिस ताप पर इस सेल का विभव शून्य होगा वही ताप क्या कहलाएगा, उसका संक्रमण ताप कहलाता है। तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, संक्रमण ताप का निर्धारण भी कर सकते हैं। जो भी दो अपरूप है, दो अपरूप से एक सेल बना लेंगे, सेल का अलग अलग ताप पर हम क्या ज्ञात करते जाएंगे, उनका विभव ज्ञात करते जाएंगे। जहां पर एक निश्चित ताप आएगा, ताप पर दोनों एक रूप दूसरे रूप में बदलेगा, बदलने से वो हमेशा किस में आ जाते हैं, साम्य अवस्था में आ जाएंगे। साम्य अवस्था में जहां भी आ गए वहां पर उसका विभव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जहां भी विभव जीरो हो जाता है उस ताप को हम ज्ञात कर लेते हैं। तो वही ताप आपका क्या कहलाता है, संक्रमण ताप कहलाता है। तीसरा हो गया सक्रियता गुणांक का निर्धारण, ठीक है। यदि ऐसी कोई सांद्रता सेल स्थापित की जाए जिसमें विलयन की सक्रियता का मान A बराबर क्या हो, 1 हो, तो निम्न सूत्र की सहायता से विलयन की सक्रियता A2 और उसके सक्रियता गुणांक गामा का भी निर्धारण हम कर सकते हैं। तो E इजिकल टू ये हमारा सूत्र होता है RT/NF। NF RT/NF वही, R का मान रखो, T का मान रखो, F का मान रखेंगे तो ये हमारा मान कितना आ जाता है, 0.0591 आता है, जो हमने पीछे भी किया था। तो A2/A1। तो इस सूत्र की सहायता से अगर आपको A1 पता है तो अपने A2 क्या कर सकते हैं बेटा, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हमारे हो गए क्या, सांद्रता सेल के अनुप्रयोग, कि भी सांद्रता सेल द्वारा हम क्या क्या चीजें ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो सक्रियता गुणांक का निर्धारण कर सकते हैं,
एक संक्रमण ताप का निर्धारण कर सकते हैं, एक विलेयता का निर्धारण कर सकते हैं और एक संयोजकता का निर्धारण कर सकते हैं।